नमस्कार डीजीआना न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। यहां स्वर्णबाग कॉलोनी में एक 2 मंजिला इमारत में आग लग गई। यह आग इतनी भीषण थी कि 7 लोगों की इस आग के चलते जान चली गई। पहले प्रशासन को शॉर्ट सर्किट लगा, लेकिन बाद में इस मामले में खुलासा हुआ कि यह एक तरफा प्यार का मामला था। हालांकि पुलिस ने इस घटनाक्रम पर काफ़ी मेहनत की और 24 घंटे के अंदर ही अपराधी को पकड़ लिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्या मानसिक स्थिति उस अपराधी की रही होगी, इस आरोपी की जिसने बिना सोचे समझे अपनी एक गलती से 7 लोगों की जान ले ली। समाज में इन्हें सिर्फ आशिक या सनकी या मानसिक रोगी कहा जाता है, लेकिन अब इनकी संख्या हर जगह बढ़ती जा रही है और ऐसे दर्दनाक हादसे आए दिन सामने आना आम हो गया है। लेकिन पुलिस प्रशासन और समाज के लिए ऐसे लोग कितनी बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं और इन्हें किस तरह से रोका जा सकेगा या नवाचार की क्या ज़रूरत है समाज को, इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत जी और उनके साथ डॉक्टर वीएस पाल जी जो एक मनोचिकित्सक हैं। प्रवीण जी, आपका और डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हम बात करें जो अभी हाल ही में हादसा देखने को मिला है और इसमें प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है, एक तरफा प्यार की बात आई है, काफ़ी मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई उस अपराधी की सामने आई है। क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, आपने दीप्ति बिल्कुल ठीक कहा कि मानसिक रोगी का ही काम हो सकता है, एक सिरफिरे का ही काम हो सकता है जिसने एक अपनी छोटी सी गलती से 7 लोगों की जान ले ली है। और ये पहली ऐसी घटना नहीं है दीप्ति प्रदेश इंदौर या देश में कि जिस तरह से सिरफिरे लोगों ने कोई ऐसी घटना को अंजाम दिया है। ये कई आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि चुनौती बनते जा रहे हैं, जो सिरफिरे हैं या आशिक हैं या इस तरह के लोग हैं जो मानसिक रोगी की श्रेणी में आ जाते हैं, वो एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। और क्या कुछ इनके लिए किया जाना चाहिए, कैसे इनसे निपटा जाए या इनके रिहेबिलिटेशन या इनको कैसे कंट्रोल में किया जाए, इन सब पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर वीएस पाल। डॉक्टर वीएस पाल मानसिक चिकित्सालय के अधीक्षक भी हैं और एमवाई में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी है। सर, हम देखते हैं लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं देश में। हमने ताज़ा उदाहरण शनिवार का देखा, स्वर्णबाग कॉलोनी में एक सिरफिरे आशिक ने सिर्फ अपनी सनक में एक स्कूटी में आग लगाने के चक्कर में 7 लोगों की जान ली। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस तरीके की घटना हुई है, हमारे समाज को या हम लोगों को ऐसे लोगों को चिन्हित करके और ऐसे लोगों से बचने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे लोग हमारे आसपास काफ़ी रहते हैं। इन घटनाओं के पीछे ख़ास तौर से जो इसमें अपन देखने का आ रहा है कि इनके आपस के रिलेशनशिप को लेके उनमें ब्रेकअप हुआ, फिर उसके बाद में बदला लेने की भावना से उसने इस तरीके की कृत्य किया जो अभी प्राइमरी न्यूज़ में आ रहा है। ये चीज़ें जहाँ भी मेट्रोज़ हैं या बड़े शहर हैं उसमें इस तरीके के रिलेशनशिप बनना, जो यंग हमारे बच्चे होते हैं उनमें बहुत ही स्वाभाविक है। ये बच्चे कॉलेज में मिलते हैं, कहीं कोचिंग में मिलते हैं, कई तरीके, लेकिन ये मिलने के बाद इन लोगों को ऐसा नहीं पता रहता कि उसकी बच्चे की बैकग्राउंड क्या है एक दूसरे की। और चूँकि उम्र के हिसाब से अट्रैक्शन होता है, फिजिकल पहले होता है, फिर आपस में बातचीत होने लगती है। तो जब तक हम किसी व्यक्ति को अच्छे से ना जान लें, उसके परिवार को ना जानें, तब तक हमें बहुत उनसे इस तरीके के लोगों से घनिष्ठ संबंध नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि हमें नहीं पता है कि ऐसे लोग किस इंटेंशन के साथ ऐसा कर रहे हैं। ऐसे लोगों में ये भी देखने आए, वो लोग कुछ वीडियो बना लेते हैं, फ़ोटो ले लेते हैं, फिर बाद में फाइनेंशियल उनको पैसे के लिए, दोनों तरफ से इस तरीके के होने की घटनाएँ हम लोग रोज़ देखते हैं। तो पहला तो ये है कि हम लोग सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन को जाके और किसी का सिलेक्शन करने, उससे बहुत घनिष्ठ दोस्ती कर लें, इसमें हमें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। दूसरा ये कि ऐसे लोग ऐसा नहीं है कि एकदम से इस तरीके की बड़ी घटनाएं कर देते हैं। इनके व्यवहार में ये चीज़ें पहले भी झलकती हैं। ऐसे लोग अपनी बात मनमाने, अड़ियल किस्म के होते हैं। कई बार ये लोग नशे का सेवन करते हैं। जिस तरीके से इसने शुभम ने कहा था कि मैं सबको जिंदा जला दूंगा, तो ये एक इंडिकेशन था उसके व्यवहार का। जी हाँ, बिल्कुल। मतलब ऐसे चीज़ें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में इस तरीके की चीज़ें झलक जाती हैं।
कई बार हम लोग उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं या हमें नहीं पता रहता है कि भाई ये ऐसा कभी हो सकता है। तो जब भी ऐसे कोई अगर कमेंट करता है जिस तरीके के आपने बताया, तो हमें उसको गंभीरता से लेना चाहिए और ऐसे लोगों को जितनी जल्दी हो हमें उनसे अपना निजात पाना चाहिए। इनसे कई बार हम लोग अगर हमें वे आउट नहीं मिलता है तो हमारे जो अपने नियर एंड डियर हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे बड़े लोग हैं जो अनुभवी हैं, कई बार हम उनसे अगर डिस्कस करते हैं तो वो चीज़ों को हमारे आसान कर देते हैं और उनसे हमें ज़रूर मदद लेनी चाहिए। सर ये मैं इस पर आपको रोकना चाहूँगा कि क्या मानसिक अवस्था रहती जिस समय ये सब निर्णय लेते कि हमें ये करना चाहिए, हम ये कर देते हैं? क्योंकि जिस तरीके से ये शुभम के केस में आया, उसको एक स्कूटी में आग लगानी थी, बदला लेना था, तो ये क्या अवस्था रहती जब ये वो उस पर पहुँचते हैं? देखिए, ये बदले की भावना या उनको ऐसा लगता है कि नहीं, हमारे साथ जो भी हुआ है उसको हमें रिटेलिएट करना है और इतना करना है कि हम उसको इस तरह के हिंसक रूप में करना, क्योंकि ये हिंसक वाली बातें ये अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं मान सकते हम इसको। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप अपनी बात मनवा सकते हैं या उनसे वो कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके की हिंसक चीज़ें नहीं होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि ये पहले इस तरीके का व्यवहार नहीं परिलक्षित हुआ होगा, ज़रूर इस तरीके के लोग इम्पल्सिव होते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए हिंसक हो जाते हैं। कई बार ऐसे लोग नशा पानी करते हैं, छोटी छोटी बात पे झगड़ा करने लगते हैं। इस तरीके के व्यवहार इनमें पहले से भी देखने को मिलता है। इन चीज़ों को अगर हम समय रहते नहीं कर पाते हैं तो फिर घटनाएं बड़ी भी हो सकती हैं। कई बार कुछ केसेस में देखने को मिलता है कि एक तरफ़ा भी होता है कि किसी को ऐसा लगता है कि हमें अगला पसंद करता है या हमारे रिलेशन है उससे, उसने हमको देख के ऐसा करता है। ये अगर एक तरफ़ा होता है, वो इनअप्रोप्रिएट होता है, तो भी ये बीमारी की फिर श्रेणी में आता है। मानसिक कई ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिसमें एक तरफ के व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अगला हमारे प्रभाव में है या हमको पसंद करता है, हमसे शादी करना चाहता है, और वो उन चीज़ों को पाने के लिए काफ़ी हिंसक भी हो सकता है। तो वो चीज़ें लेकिन इवेल्युएट करने की हैं। अगर कहीं ऐसा लगता है तो हमारे अपने, चाहे प्रियजन हों, चाहे फ्रेंड्स हों, चाहे फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे दोस्त हों, कोई भी हों, तो इनका एक साइकेट्रिक इवेल्यूशन होना चाहिए। सर ये जिस श्रेणी के लोग हैं, जैसे शुभम एक अलग श्रेणी में हो सकता ज़्यादा आप बेहतर बताएं, क्या इसको साइको कहेंगे या साइको एक अलग होते हैं? देखिए, साइको कहना या आप कहें कि पागलपन होना, वो एक बड़ी रेखा है और उसको लक्षण और भी बहुत सारे होते हैं। इसको हम एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के रूप में ले सकते हैं। ऐसे लोग जो अपनी चीज़ों को, सोशल जो नॉर्म्स होते हैं उनके विपरीत चलते हैं और वो उनको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके और उनको कहते हैं नहीं, जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है, सामाजिक जो नॉर्म है वो गलत है। ऐसे लोग एंटी सोशल भी होते हैं, चाहे वो हिंसक होने वाली बात हो, इस तरीके की घटनाएं करने वाले, ये एंटी सोशल पर्सनालिटी के कैडर में आते हैं। इन लोगों को भी समय रहते आइडेंटिफाई करना और इनका बाद में उपचार करना, इनके चीज़ों, पर्सनालिटी को ठीक करना, और उसमें एक सज़ा का भी बहुत रोल है कि अगर हम इन लोगों को चिन्हित करके इनको अगर अपने सोसाइटी के, पहली बात तो यही है कि हम इनके व्यवहार की वजह से सोसाइटी को, परिवार को, हमारे और लोगों को भी नुकसान होने की संभावना रहती हैं। तो ऐसे लोगों में हम आइडेंटिफाई करके उनको, अगर हम समाज को बचाना चाहते हैं, कई बार हम लोग ऐसा भी करते हैं कि इनको कहीं रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट में रखते हैं, लंबे समय तक रखते हैं और उनके व्यवहार को धीरे धीरे बदलने का प्रयास करते हैं साइंटिफिक तरीके से। तो ये भी एक तरीका है, अगर हम इन लोगों को जल्दी से पहचान लें तो इस तरीके की घटनाओं को रोका जा सकता है। जी दीप्ति कुछ प्रवीण जी, मैं जानना चाहिए। जानना जी, दीप्ति। चाहूँगी कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि मानसिक रोगों को पहचानने के बहुत सारे लक्षण डॉक्टर साहब ने बताए हैं। अनजान लोगों से जी। एकदम से बात जी, जी। नहीं करना, उन्होंने सतर्कता भी बताई है, लेकिन इसकी जड़ क्या है? क्योंकि शुरुआत में जो बच्चे स्कूल में होते हैं या जो बच्चे समाज में रहते हैं, वहाँ से ऐसी क्या स्थिति बिगड़ती है कि इंसान मानसिक रोगी बनता है या सरफिरा आशिक का रूप ले लेता है? तो ऐसी किन चीज़ों पर लगाम समाज लगा सकता है या पुलिस प्रशासन उस पर नज़र बना सकता है जिससे इन मानसिक रोगियों की संख्या ना बढ़े? जी जी बिल्कुल। एक बड़ा मौजूद सवाल पूछा है दीप्ति ने कि वो क्या वजह रहती है कि मानसिक रोगी या सिरफिरा या साइको बन जाता है, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है?
क्या वो कारण रहते हैं कि जिसके चलते वो इस अवस्था में पहुंचता है? देखिए, जहाँ तक हम पर्सनालिटी की बात करें कि हमारा जो व्यक्तित्व होता है उसको हम लोग कई तरीके के हमने देखा होगा इंसान होते हैं। कुछ लोग बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, कुछ लोग बहुत सबमिसिव होते हैं कि हर बात में हाँ में हाँ कर देने जी। होते हैं, कुछ लोग कुछ एरोगेंट होते हैं, कुछ लोग एंटी सोशल होते हैं। तो ये चीज़ें जो डेवलप होती हैं वो बचपन से ही होती हैं। जैसे हमारा इसी को हम कहते हैं व्यक्तित्व का निखार करना, व्यक्तित्व बनना। ये हमारे बचपन से अनुभव, हमारा आसपास फैमिली का माहौल, हमारे आसपास की सोसाइटी का माहौल, उन सब चीज़ों से हमारी पर्सनालिटी निखर के आती है। ऐसे लोग जो हमेशा से अगर ऐसे एनवायरनमेंट में रहे हैं जहाँ पे मारपीट, गाली गलौज, चोरी करना, सोशल नॉर्म्स को विपरीत उनके चलना, तो अगर इस एनवायरनमेंट में पलते हैं तो ऐसे इस तरीके के लोगों में एंटी सोशल होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। एक लेकिन तो कोई ये घटना भी असर डालती है सर, कि कोई एक आध घटना हो जो उसको उस दिशा में जाने की ओर अग्रसर करती है? हाँ, कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई सीवियर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है तो डेफ़िनेटली वो चीज़ें भी व्यक्ति के व्यवहार में या व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। दूसरी चीज़ें ये होती हैं कि अगर ये डेवलपमेंट मान लिए ठीक था, एक नॉर्मल था, तो फिर अगर एकदम से हुआ है या साल 2 साल से हुआ है तो इसको हम फिर बीमारी की श्रेणी में रहते हैं कि भाई व्यक्तित्व पहले हमारा व्यक्ति सही था, लेकिन अब साल भर से 6 महीने से इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, तो ये बीमारी की श्रेणी में आता है और इसका फिर मेडिकल दवाइयों के द्वारा हम लोग इलाज से ऐसे लोगों में ज़रूर फ़ायदा होता है। लेकिन जो व्यक्तित्व की जो हमने बताया पर्सनालिटी के डिसऑर्डर्स हैं, उनमें बदलाव लाना बहुत ही ग्रेजुअल होता है, बहुत धीरे-धीरे लाया जाता है। उसके भी अपने तरीके हैं और उसको कैसे हम कम से कम उनसे हानि हो, कैसे हम उससे बच सकें, उनके अपने साइंटिफिक तरीके हैं। लेकिन सर हम देखते हैं कि साइको कुछ ऐसे होते हैं कि जो कुछ साइको तो ऐसे होते हैं जिनको हम देखकर समझ सकते हैं कि हाँ ये साइको है, लेकिन कुछ जो होते हैं वो बड़े शांत होते हैं, लेकिन उनका जो एक्शन होता है वो बड़ा विस्फोटक होता है। वो हम कैसे उनको आइडेंटिफाई करें कि हाँ ये वाकई, जैसे इस घटना में ही हम देखें, दोनों में पब में दोस्ती हुई, शराबखोरी हुई, नशाखोरी हुई, उसके बाद वो कारण ही नहीं समझ पाए और ये इस तरीके का सरफिरा आशिक वो सामने आया और उसने इस घटना को अंजाम दिया। देखिए, जो आपने दोस्ती की जगह बताई, पफ या जो भी आपने बताया, अगर इस तरीके के लोग हैं जहाँ इकट्ठे होते हैं तो आप मान के चलें कि ऐसे लोग एक अलग विचारधारा के लोग होते हैं जो इस तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। तो वो एक ग्रुप है उनका। तो पहले तो हम उसी से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे आने वाले लोगों का क्या मेंटल उनका कंडीशन रहती है, एक तरीका। दूसरा ये कि कई बार हम लोग इनके व्यवहार में जो छोटी-छोटी डेली की चीज़ें होती हैं, उससे भी हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई इनका नेचर कैसा है। हर बार बात-बात में गुस्सा कर रहे हैं तो वो हम समझें, या जी। कुछ और ऐसा अ, ऐसा व्यवहार जो नॉर्मल नहीं होता उसको देखना ज़रूरी है। जी, जैसे गुस्सा करना, बार-बार में झूठ बोलना, चीज़ों को मैनिपुलेट करना, नशे का सेवन करना, सोसाइटी के नॉर्म से विपरीत चलना, हिंसक बातों में इन्वॉल्व होना, कई बार ऐसे लोग दूसरे के झगड़े में अपने को पड़ के और गैंग बनाना, ग्रुप में इस तरीके के क्राइम करना, ये चीज़ें शुरू से देखने को मिल सकती हैं। तो अगर हम इनसे शुरुआत में अगर इनको इवैल्यूएट कर लें और इन चीज़ों से बचें, ऐसे दोस्तों से या ऐसे लोगों से, तो हमारे लिए बेहतर होगा। जी प्रवीण जी, मैं जी, यहाँ पर दीप्ति। डॉक्टर साहब से ये जानना चाहूँगी कि उन्होंने जिक्र किया है कि इसके लिए कानून भी बना है। 1987 में इसके लिए कानून भी बना था, 5-6 साल लगे उसे लागू होने में, लेकिन भारत में उस कानून की क्या स्थिति है? क्योंकि भारत में अगर बात की जाए मानसिक रोगियों की तो 15 से 20% ये मानसिक रोगियों की संख्या यहाँ पर दर्शाता है और ये काफ़ी बड़ी संख्या है जिसमें कई अपराधों को अंजाम दिया जा जी। सकता है। तो उस कानून के बारे में पूरी जानकारी हम डॉक्टर साहब से लेना चाहेंगे कि कैसे अगर सिम्टम्स पता चल जाए तो उसके आगे की क्या कार्यवाही की जाए। जी बिल्कुल, इसको लेकर एक मानसिक रोगियों को लेकर कानून भी है, कुछ उसको बड़े संघर्षों के बाद वो कानून लागू भी हुआ। तो वो क्या कानून है, कैसे इनको हम आइडेंटिफाई करके और उनको उस दिशा में हम ले जा सकते हैं? देखिए, कानून ये कहता है जो मानसिक कि ऐसे लोग को जो भी एंटी सोशल होते हैं या ऐसी कुछ घटनाएं करते हैं तो इनको इनका समुचित इलाज कराया जाए। और कानून में ये है कि अगर ऐसे लोगों को या तो फैमिली वाले उनको ले जाएं या
खुद ही लोग आ सकते हैं या फैमिली वाले ला सकते हैं। अगर वो नहीं लाते हैं तो जो हमारे पुलिस प्रशासन है वो लोग ला सकते हैं, कोई भी समाज सेवी संस्थाएं ऐसे लोगों को ला सकती हैं। एक साइकेट्रिक उनका इवैल्यूएशन होता है, इवैल्यूएशन के बाद में डॉक्टर निर्णय लेता है कि भाई इनमें क्या करना है। अगर ये नॉर्मल की श्रेणी में आती है, एबनॉर्मलिटी है, तो किस तरीके की एबनॉर्मलिटी है। क्या ऐसे कई बार लोग होते हैं जो अपने आप को, उनको पता नहीं रहता हम बीमार हैं और वो हिंसक घटनाएं करते रहते हैं, तो उनकी फिर उनका भर्ती रख के समुचित इलाज हो, उसके हमारे मेंटल केयर एक्ट जो है उसमें इस तरीके के प्राविधान हैं कि ऐसे लोगों को उनके इच्छा के बावजूद भी भर्ती रखा जाए, और उनको जब भी वो इतने ठीक होते हैं कि जो अपना निर्णय ले सकते हैं, उसके बाद उनको कॉन्फिडेंस में लेते हुए और धीरे धीरे हम उनको डिस्चार्ज करने के या वॉलंटरी में उनका हम एडमिशन शिफ्ट करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे स्ट्रिक्ट नियम हैं जिनको इनके इच्छा के विरुद्ध भी हम समाज के हित में या परिवार के हित में उनका इलाज करते हैं। सर हम बात करें शुभम की, शुभम का केस हमारे सामने है, इसीलिए हम लगातार उसी का जिक्र कर रहे हैं कि बीटेक पढ़ा हुआ लड़का है, पिताजी जो है वो रेलवे में इंजीनियर है, बैकग्राउंड अच्छा है, घर का सब कुछ है। वो ऐसे क्या कारण बनते कि जिससे ये धीरे धीरे इस तरह से पहुंच जाता है, अपने घर पर झूठ बोलकर निकलता है कि मैं दिल्ली में कार्यरत हूँ, वो मिलता है यहाँ है। तो वो क्या कोई ऐसे उसके जीवन में कोई ऐसा घटनाक्रम होता है जिससे वो परिवर्तित हो जाता है? देखिए, इसमें आपने जैसा इसमें कुछ हमें चिन्ह बताए हैं कि वो अपने घर से झूठ बोल के पढ़ा लिखा ज़रूर है, लेकिन झूठ बोल के कहीं से कहीं कुछ कर रहा है। उसकी एक्टिविटीज़ जो, अगर आपने फ्रेंडशिप देखी, जो आपने बताया कि वो पफ में मिले थे, एक बार जेल भी जा चुका। जेल भी जा चुका। इसके मतलब इसमें पर्याप्त ये सबूत हैं कि इस आदमी में पर्सनालिटी की प्रॉब्लम है, ये ऐसा अपनी हिस्ट्री से लगता है। दूसरा आयाम ये भी होता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो लोग पढ़े लिखे हैं या जिनका फैमिली बहुत अच्छा बैकग्राउंड है वो मानसिक रूप से बीमार नहीं हो सकते हैं। बीमार तो कोई भी हो सकता है, और बीमारी के बाद इस तरीके की घटनाएं करना आम बात है। तो ऐसे बीमारी के जो कारण होते हैं वो अलग होते हैं, जिसको हम लोग बायोलॉजिकल कहते हैं कारण। तो उसमें कुछ केमिकल्स की कमी हो जाने की वजह से या अधिकता होने की वजह से लोग अपने निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते हैं, और उनमें ये चीज़ें उनमें होने की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं जो लोग नशे का सेवन करते हैं या जो लोग और कोई व्यसन जिनमें होता है, उनमें इस तरीके की बीमारियां या इस तरीके के व्यवहार होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। सर हमने देखा कि आपने कहा कि नशा बहुत बड़ा कारण है, पर ये जब नशाखोर हो जाते हैं और साइको भी रहते हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन, ये डेडली कॉम्बिनेशन कितना विस्फोट होता है समाज के लिए? क्योंकि हमने देखा ये 7 मौत है। इससे पहले बताया जा रहा है कि शुभम दिल्ली में हुए एक कांड में भी शामिल होने की संभावना है जहां 11 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो ये क्या एक बड़ा विस्फोटक काम करते हैं, ये जो डेडली कॉम्बिनेशन है नशे और मानसिक रोगी? देखिए, जब भी हम पर्सनालिटी की बात करते हैं कि एंटी सोशल जो लोग होते हैं वो इस तरीके के नशे पदार्थों का भी सेवन करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो पहले ही सोसाइटी के नॉर्म्स के अपोजिट चलने वाला है और वो और नशा कर लेता है, तो उसकी स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। कई बार जो लोग नशा करते हैं उनको अपनी सोचने समझने की काबिलियत कम हो जाती है, और दूसरा वो अपने नशे की चाहत में, क्योंकि कई बार ऐसे लोग जो नशा करते हैं उनके पैसे की दिक्कत आती है और भी अपने जॉब की दिक्कतें आती हैं, उनके रिलेशनशिप की दिक्कतें, तो इनमें फ्रस्ट्रेशन बहुत होते हैं। तो ये अपने नशे के को पाने के लिए कई बार गलत काम में लिप्त हो जाते हैं, जिससे उनको पैसा मिल जाता है। इसमें भी आपने जैसा बताया कि इसमें भी कहीं ना कहीं पैसे को लेके चीज़ों की दिक्कत आई कि वो बार बार पैसा मांगता था, बार बार उस तरीके की चीज़ें, किसी भी तरीके अपनी गाड़ी बेच के हमें पैसा दे दो या किसी तरीके। हमने देखा है, मतलब इवन माता पिता की हत्या तक कर दी गई पैसे के लिए, कि शराब का सेवन करने के लिए पैसे की ज़रूरत है। इसमें हमने कई ऐसे केस भी देखे। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। और आजकल तो नशा सिर्फ शराब का ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे नशे आ गए हैं जिनमें अगर लोग नहीं लेते हैं या उनको बीच में गैप ज़्यादा होता है, तो उसमें इस तरीके के विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं कि उनको रोकने के लिए जो परेशानियाँ उनको होती है वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो पहला स्टेप यही है कि हम ऐसे लोगों को चिन्हित करें और शराब की लत या इस तरीके के नशे पे कंट्रोल किया जाए। ये हमारी तो जिम्मेदारी समाज की है, परिवार की है और प्रशासन की भी है कि इस तरीके के लोगों को सुगमता से इस तरीके के नशीले पदार्थ न मिलें, जिससे कि इस तरीके की और घटनाएं ना हो।
सर नशे के अलावा समाज और कानून की क्या वो जिम्मेदारी हो कि जो इस तरह के लोगों को चिन्हित करके और उनको समाज के नुकसान से दूर रखा जाए? हमने देखा है नशे में करने वाले ख़ास तौर से जो परिवार होते हैं, उनके माँ-बाप भी ये नहीं चाहते हैं कि बच्चा हमारा नशा करे, लेकिन वो कहीं न कहीं उसके चीज़ों को टॉलरेट करते रहते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो अपने मोह में हमारा बच्चा है, हमारा भाई है, हमारा ये है, तो उसको या तो छिपाने की कोशिश करते हैं या उसको कई बार हम देखते हैं कि वो बच्चे ऐसे लड़के अपने माँ-बाप को ही मारते हैं पैसे के लिए, लेकिन वो उन चीज़ों को खुल के लीगल कार्रवाई की हम बात करें कि वो नहीं करने के लिए तैयार होते हैं। वो शासन प्रशासन की मदद लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं, जो कि फिर इस तरीके की बड़ी घटनाओं में परिणित हो जाते हैं। तो अगर हमारे घर में या परिवार में कोई ऐसे लोग हैं तो हमें उनको समुचित इलाज लेना चाहिए। अगर हमारी बात नहीं मानता है तो समय रहते हमें प्रशासन की मदद लेना चाहिए। अगर हम वो समय रहते लेते हैं तो डेफिनेटली इस तरीके की बड़ी घटनाओं से बचा जा सकता है। दीप्ति कुछ जानना जी चाहती है प्रवीण जी, अंतिम? मैं अंतिम सवाल डॉक्टर साहब से यही जानना चाहती हूँ कि बहुत सारी जानकारी वैसे तो उन्होंने मानसिक रोगियों के बारे में दी है, नशे को भी एक बहुत बड़ा कारण बताया है, लेकिन सामाजिक मापदंडों की अगर बात की जाए तो समाज का अब माहौल ऐसा होता जा रहा है कि मानसिक स्तर लगातार लोगों का गिरता जा रहा है, क्योंकि कंपटीशन का दौर है, हर तरफ से प्रेशर है और इतना प्रेशर आजकल बच्चों पर ही बढ़ जाता है कि वो बड़े होते होते अपना कई बार मानसिक संतुलन खो तो देते ही हैं या फिर उनका स्तर इस तरह से बिगड़ जाता है कि गलत राह भी पकड़ लेते हैं और कई बार ऐसे घटनाक्रमों को अंजाम देते हैं। तो क्या सामाजिक मापदंड बदलने की ज़रूरत है? अपनी राय में डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल पूछा है दीप्ति ने कि जो जिस तरीके से हम सामाजिक बदलाव देख रहे हैं, कंपटीशन देख रहे हैं, बचपन से ही बच्चों में इस तरह की कंपटीशन और फिर वो तनाव उस कंपटीशन का, क्या वो बहुत सारे कारण बनते हैं? हमें क्या सामाजिक मापदंड बदलने की आवश्यकता इस समय महसूस हो रही कि हमारा बच्चा सबसे आगे हो, ये हो, वो एक प्रेशर जो हम बचपन से देते आ रहे हैं, वो प्रेशर हमें हटाने की ज़रूरत है। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि हर माँ-बाप ये चाहता है कि उसका अपना बच्चा अच्छा करे। अच्छा करने में और चाहने में हमें नहीं लगता कोई दिक्कत है, लेकिन कभी हमारा अगर ये उम्मीदें हो जाती कि नहीं हमेशा फ़र्स्ट ही करे और एक ही एरिया में फ़र्स्ट करे। एक ही एरिया मतलब हम लोग ज़्यादातर हमारा जो समाज है वो पढ़ाई को ही लेके होते हैं, या तो पढ़ाई सबसे अच्छी करे वहाँ क्लास में अपना टॉप करे, वो नौकरी बहुत अच्छी करे वहाँ टॉप करे। ये कहीं ना कहीं बच्चे को एक ज़रूर तनाव देती हैं। हमें एक अपने बच्चे को ऐसा व्यक्ति बनाना चाहिए जो एक सभी में बैलेंस बना के चले, अपनी पढ़ाई में भी बैलेंस बनाए, अपने दोस्तों के साथ भी करे, अपना फिजिकल भी करे, अपने समाज के प्रति दायित्व भी समझे, क्योंकि मानसिक हेल्थ का रीज़न मतलब ये डेफिनेशन हम कहें वो यही है कि आदमी अपने परिवार को और अपने समाज की जिम्मेदारियों को उनको अच्छे से वहन करे, उनके प्रति भी सही निर्णय ले, तो ही वो आदमी मानसिक रूप से स्वस्थ कहा जाता है। तो डेफिनेटली हमारे चूँकि ये सब चीज़ें हमने बताया जो पेरेंटिंग का काम है, जो हमारी पर्सनालिटी जिससे बनती है, ये बहुत ही टफ़ काम है और दुर्भाग्य से इस चीज़ों की हमें कहीं ट्रेनिंग नहीं मिलती है। हमारे पढ़ाई में कई कैरिकुलम में ऐसा नहीं आता है कि हम अपने बच्चों को कैसे ट्रेन करें। हम लोग देखते यही कि जो हम समाज से देखते रहते हैं या हमने जो अपने एक्सपीरियंसेस सीखा या हम और लोगों को देख के सब सीखते हैं, तो ये गलत है। कई बार ऐसे बच्चों को हम लोग तुलनात्मक रूप से करने लगते हैं कि भाई उनका बच्चा ऐसा कर रहा है, तो ये प्रेशर की वजह से कई बार लोग नशे की तरफ मुड़ जाते हैं या अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए वो कुछ इलीगल तरीके अपनाने लगते हैं। उन चीज़ों से हमें लगता है बचना चाहिए और अपने पेरेंट्स को भी बच्चे पे ध्यान रखना चाहिए। कहीं भी अगर वो गलत जाता है, क्यों जाता है उसको हम समय दें, उसको सही से हम समझें उसको कि वो क्या सोच रहा है, और अगर हम सही समय पे उसके चीज़ों को निदान कर देते हैं, उनकी चीज़ों को कर देते हैं, तो हमें लगता है बहुत इस तरीके की पर्सनालिटी बनने से बचा जा सकता है। जी बिल्कुल दीप्ति, जिस तरीके से डॉक्टर वी.एस. पाल ने विस्तार से सारी चीज़ों को समझाया कि कैसे सिरफिरे जो है वो इतना उग्र हो जाते हैं, क्यों मानसिक जो जिनमें इनबैलेंस रहता है वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, और इसका प्रमुख कारण नशा और जो लोगों की संगत है
वो लोग जो कहीं न कहीं उनको इस तरह के लिए उकसाते हैं, उस तरह की एक जो सोशल गैदरिंग है वो कहीं न कहीं एक प्रमुख कारण बन के आता है। और साथ में सबसे महत्वपूर्ण जो बात डॉक्टर वी.एस. पाल ने कही कि हमें पेरेंटिंग के दौरान इस बात पर ध्यान रखना होगा कि हम अनावश्यक प्रेशर तो हम अपने बच्चों पर नहीं बना रहे हैं, क्योंकि अगर वो अनावश्यक प्रेशर बनाते हैं तो वो जिस तरीके से डॉक्टर वी.एस. पाल ने कहा कि वो उसकी पूर्ति करने के लिए गलत तरीके अपनाने लगते हैं, तो वो कहीं न कहीं एक छोटी सी शुरुआत होती है। उस शुरुआत को अगर हम पहले से ही व्यवस्थित तरीके से रखें तो शायद आने वाले समय में इस तरह के मानसिक रोगी या सिरफिरे या साइको हमें देखने को कम मिलेंगे। जी प्रवीण जी, हमसे इस पूरे विषय पर बात करने के लिए और आपका और डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत जी और उनके साथ थे डॉक्टर वी.एस. पाल जी जो मनोचिकित्सक थे, जिन्होंने आज हमने इस विषय पर बात की कि आखिर ऐसी क्या स्थितियां बनती है कि मानसिक विकृति लोगों के अंदर आ जाती है, सिरफिरे आशिक बन जाते हैं, साइको हो जाते हैं, सनकी हो जाते हैं और बेकसूर लोगों की जान इसके कारण कई बार चली जाती है। तो जैसा कि हमने डॉक्टर साहब से जाना कि क्या इनकी मूलभूत समस्याएं रहती है, हालांकि सामाजिक दबाव भी बहुत बड़ा कारण है, नशाखोरी भी एक बहुत बड़ा कारण है। समाज में बदलाव की बिल्कुल ज़रूरत है, प्रशासन को भी आगे आना चाहिए। ऐसे रोगियों की अगर पहचान हो जाए तो उनके लिए आगे क्या कुछ किया जाना है, किस तरह से प्रशासन को सूचना देनी है, उन लोगों का इलाज कराना है और समाज को इससे बचाना है, क्योंकि ऐसे लोग लगातार समाज के लिए एक चुनौती बनते जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं और साथ ही ये लोग कई बेकसूर लोगों की जान भी ले रहे हैं। क्योंकि अगर हाल ही में देखा जाए तो जिस तरह से इंदौर में ये आगजनी का बहुत बड़ा घटनाक्रम सामने आया, उसमें एक सिरफिरे आशिक ने एक तरफा प्यार के चलते एक गाड़ी में आग लगाने का प्रयास किया और उससे 7 लोगों की रात को 3:30 बजे के आसपास सोते सोते ही जान चली गई, वो जलकर खाक हो गए। इसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। लेकिन ऐसे घटनाक्रम 1 या 2 नहीं है, काफ़ी ऐसे घटनाक्रम देश में देखने को मिल रहे हैं और इसके लिए ज़रूरत है समाज को जागरूक होने की। और अगर ऐसे लोग, इनके जो भी डॉक्टर साहब ने इनके सिम्टम्स बताए हैं, अगर ऐसे सिम्टम्स लोगों को दिखते हैं तो उन्हें बहुत ज़रूरी है प्रॉपर इलाज की और प्रॉपर अटेंशन की। सामाजिक मापदंडों को बदलना तो बहुत ज़रूरी है, प्रशासन को भी अपना थोड़ा सा रवैया चेंज करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा जागरूक होने की ज़रूरत है। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीजे आना न्यूज़ के साथ।